नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विज्ञान पार्ट 2 का सॉल्यूशन हिंदी में कराया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसा वीडियो लगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके आप अपना प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए, चैप्टर दूसरा है अम्ल, क्षारक तथा लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक है, आरंभ में अम्ल को उनके स्वाद और लिटमस पेपर पर प्रभाव के आधार पर उनका वर्गीकृत किया जाता था। ठीक है, तो देखिए एसिड अम्ल, ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे टारटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। ठीक है, देखिए अम्ल जो है लैटिन शब्द एसिड से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक आर्हेनियम सिद्धांत आया। आर्हेनियम के अनुसार, ठीक है, आर्हेनियम इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इनके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, इसके अलावा कोई आयन न दे, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल। दूसरा है दुर्लभ अम्ल। ठीक है, पहला क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? देखिए, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, अर्थात जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, वह क्या कहलाते हैं? वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल बहुत तेज और तगड़े होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जांपल है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये जो अम्ल होते हैं बहुत तगड़े होते हैं। अगर हाथ पे पड़ जाए तो हाथ क्या हो जाएंगे? तो फूले पड़ जाएंगे, जल सकते हैं। कपड़े पे पड़ जाए, कपड़े भी क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं। इसमें से अगर कहा जाए, इसमें से अगर देखा जाए तो जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक, ये सबसे तगड़ा ये अम्ल है। ठीक है, उसके बाद है H2SO4, उसके बाद HNO3। ठीक, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल उत्क्रमणीय अपक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाता है और क्या बनाता है? सल्फेट आयन बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बनाता है। प्रबल अम्ल जो होते हैं ये सामान्यतः खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जो प्रबल अम्ल होते हैं ये खनिजों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है दुर्लभ अम्ल। दूसरा है दुर्लभ अम्ल, वीक एसिड्स। देखिए, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसे हम दुर्लभ अम्ल कहते हैं। एग्जांपल्स है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और है CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये क्या है? सिरका। ठीक है, सिरके का सूत्र क्या आता है? CH3COOH। ठीक है, देखिए इसमें जैसे हाइड्रोजन साइनाइड को, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड जब उत्क्रमणीय अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन बनाता है और उसमें और साइनाइड आयन बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन बनाता है। ठीक है,
दुर्लभ अम्ल ये कार्बनिक अम्ल जैसे कह सकते हैं कि पादप पेड़ पौधे तथा जंतुओं से ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे टार्टेरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल इत्यादि, ये सब क्या प्राप्त होते हैं? ये सब पादपों और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और हाँ, दुर्बल अम्ल को हम लोग खा भी सकते हैं। जैसे फल है, फल में अम्ल पाया जाता है ना, जो फल खट्टे होते हैं उसको हम खा सकते हैं, वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, अगला हेडिंग है अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखिए इसके भौतिक गुण क्या क्या है, तो एक एक पॉइंट इसको देखेंगे। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलेय होते हैं, अर्थात जल में घुल जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार तीसरा है अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। जो अम्लों की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? संक्षारक होती है, अर्थात इनकी क्रिया से कपड़े और लकड़ी, कागज तथा त्वचा। ठीक है, अगर ये अम्ल अगर त्वचा पे गिर जाए या कागज पर गिर जाए या लकड़ी पर गिर जाए तो यह उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, जैसे हाथ पे गिर जाएगा तो इसके जो त्वचा रहेगा उस पे क्या हो जाएंगे? फफोले पड़ जाएंगे। ठीक है, जल जाएंगे। चलिए देखिए अगला है अम्लों के रासायनिक गुण। ये हो गया अम्लों के भौतिक गुण, अब आ गया है अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो पहला इसका देखिए धातुओं के साथ अपक्रिया। पहला क्या है पॉइंट? धातुओं के साथ अपक्रिया। जब ये धातुओं के साथ अपक्रिया करता है तो अम्ल देखिए क्या करता है। ठीक है, अम्ल जब धातुओं के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है? देखिए अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं, जैसे सक्रिय धातु कैसे हैं? जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि। ठीक है, आज से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, ये अगर सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। जैसे जिंक, ठोस जिंक को जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है, निकलती है। ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए जब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? देखिए कुछ अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, जब यह धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो यह क्या बनाएगा? लवण और जल बनाता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ठोस कैल्शियम ऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन और कैल्शियम ऑक्साइड को जब दोनों को एक साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है और H2O जल। ठीक है, H2O ये क्या है? जल प्राप्त होता है। ठीक है, CaCl2 क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, ये लवण है। ठीक है, और CaO ये क्या है? ये आपका धातु ऑक्साइड है। क्या है? ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार तीसरा है धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। ठीक है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है
तब ये क्या, देखिए धातु धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जांपल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ठोस कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बनता है। ठीक है, ये जो है CaCO3 ये क्या है, कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगला पॉइंट है अम्लों के उपयोग, यूज ऑफ एसिड। ठीक है, अम्लों के उपयोग, अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले है, तो देखिए पहला पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो अम्ल के उपयोग है इसमें से सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, लेड के बैटरियों बनाने में। ठीक है, पेट्रोलियम के उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है और प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है और कृत्रिम रेशे बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ उर्वरक के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है तो देखिए अगला पॉइंट है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला पॉइंट है नाइट्रिक अम्ल। देखिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वह सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। किसके, सोने और चांदी के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। और देखिए और उर्वरक, औषधि, विस्फोटक ये सब बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, ये वस्त्र उद्योग में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए होता है, कपड़ा की रंगाई के लिए HCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए तथा कलाई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक नोट है, देखिए नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सोरे से बनाया जाता है। चलिए देखिए अगला पॉइंट है क्षारक, बेसिस। ठीक है, देखिए क्षारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षारक कहलाता है। ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्षारक कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है साबुन। ठीक है, साबुन क्या है, क्षारक होता है। ठीक है, अब देखिए आर्हेनियम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, आर्हेनियम सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH-। ठीक है, OH पर माइनस चार्ज है, देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। देखिए इसको क्षारक कहें या तो भस्म कहें, दोनों एक ही होता है। ठीक है, देखिए क्षारकों के प्रकार, क्षारक जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, क्षारक जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, तो क्षारक उनके आयनों के आधार पर वे दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा प्रबल क्षारक, दूसरा क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक। तो पहला देखते हैं प्रबल क्षारक। ठीक है, प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन
देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण है इसका KOH। ठीक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब उत्क्रमणीय अपक्रिया कराया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जली विलयन का उत्क्रमणीय अपक्रिया कराया जाता है, तो यह पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम आयन बनता है और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट है दुर्बल क्षारक। ठीक है, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, वे क्षारक जो अम्ल से पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अम्ल से पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण है AlOH थ्राइस। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट है क्षारकों की, अगला पॉइंट है क्षारकों के भौतिक गुण। ठीक है, क्षारकों के भौतिक गुण, तो इसका भौतिक गुण है, देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। ठीक है, जो क्षारक होते हैं वह जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं और स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, जब लाल लिटमस पर, ठीक है, जब लाल लिटमस पर क्षार गिराया जाता है तो क्या कर देता है, उसको नीला कर देता है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। ठीक है, जो क्षारक होते हैं उसको स्पर्श करने पर अर्थात छूने पर जैसे साबुन होता है वैसे ही ये भी क्या होते हैं, एकदम चिकने होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चौथा है अम्लों के समान क्षारकों को भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है। ठीक है, यह प्रवृत्ति अम्लों की अपेक्षा इसमें क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अम्लों की अपेक्षा इसमें क्षारकों में ये कम होती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण, तो इसमें देखिए क्षारकों के रासायनिक गुण, तो पहला हो जाएगा, देखिए पहला पॉइंट धातु के साथ क्रिया। ठीक है, धातु के साथ क्रिया करेगा जब क्षारक तब क्या होगा, तो देखिए प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो प्रबल क्षारक होते हैं वे सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातु जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, सक्रिय धातु हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, क्षारक और धातु। ठीक है, क्षारक और धातु दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो देखिए जैसे जिंक क्या है आपका, जिंक जो है ये धातु है। ठीक है, जिंक क्या है, धातु है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। ये दोनों मिलकर अब क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO सोडियम जिंकेट का जली विलयन बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है, उड़ जाती है। समझ में आया?
दूसरा पॉइंट है इसका अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। ठीक है, जो क्षारक होते हैं, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्षारक धातुओं ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। देखिए क्षारक और धातु ऑक्साइड के साथ जब अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल्स है कार्बन डाइऑक्साइड धन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है धातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड है। क्या है, अधातु ऑक्साइड है। कार्बन जो क्या है, अधातु है, और ऑक्साइड क्या है, O2 CO2। CO2 क्या है, अधातु ऑक्साइड है, और CaOH ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना। ये क्या है, ये क्षारक है। ठीक है, जब क्षारक और धातु ऑक्साइड को मिलाने पर, जब क्षारक और धातु ऑक्साइड को क्रिया कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसी प्रकार तीसरा है, देखिए क्षारकों अम्लों से अपक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्षारक होते हैं अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अम्ल को प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण है 2AlOH थ्राइस। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के दोनों। देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्षारक है, और H2SO4 क्या है, यह एक अम्ल है। ठीक है, जब दोनों को एक साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 थ्राइस। ठीक है, और इसमें से क्या और क्या बनता है, जल बनता है। ये क्या है, ये जल H2O 6H2O। ठीक है, ये क्या बनता है, जल। देखिए अगला पॉइंट है क्षारकों के उपयोग, क्षारकों के उपयोग। देखिए क्षारकों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहला है, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, AlOH थ्राइस। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो होता है वस्त्र बनाने के लिए होता है, वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग निर्जलीकरण के लिए होता है, किसके लिए होता है, निर्जलीकरण के लिए होता है, तथा अमोनियम लवण बनाने के लिए होता है, अमोनियम लवण। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्षारक है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, NaOL, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहाँ होता है, साबुन बनाने में होता है, साबुन बनाने में होता है, और धावन पाउडर में बनाने के लिए होता है, माने जो धोने वाला सोडा होता है उसको बनाने के लिए होता है। ठीक है, और रेयान के निर्माण में होता है, रेयान के निर्माण में किया जाता है। और चौथा पॉइंट इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ठीक है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं, बुझा चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना भी कहते हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, चमड़ा उद्योगों में होता है, जहां पर चमड़ा फैक्ट्रियों में, चमड़ा फैक्ट्री जैसे बेल्ट होता है,
बेल्ट उल्ट बनता है, ये सब उसके उद्योगों में इसका किया जाता है। खारे जल को मृदु जल बनाने में किया जाता है। जो खारा जल रहता है उसे मृदु जल बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दो नोट्स है। देखिए पहला नोट है टूथपेस्ट हल्का सा क्षारी होता है। टूथपेस्ट जो होता है, जो करते हैं दांतों में मंजन करते हैं ना, टूथपेस्ट जो होता है कैसा होता है, वो क्षारी होता है। इसी के कारण ये दांतों के चारों ओर अम्ल की अधिकता रहेगी, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और जो अम्ल का जो दांतों का क्षरण होता है उससे रोक देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दांत में, ठीक है, दांत में अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, दांतों का इनेबल उसका क्षरण होने लगेगा, जिससे दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे या टूटने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट में जो होता है कुछ क्षारीपन होता है। जो क्षारीपन रहता है, अम्ल और क्षार जब एक साथ मिलते हैं तो जो क्षार होता है अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ हमने बताया था कि अम्ल के प्रभाव को ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तो ये उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो दांत रहता है और वह क्षरण से बच जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मधुमक्खी तथा चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मधुमक्खी तथा चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, या मधुमक्खी या चींटी काट लेता है तो उसमें से जब जहाँ डंक मारता है, डंक मारने पर उसके अंदर से क्या निकलता है, चींटी के डंक से मेथनोइक अम्ल निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में जलन महसूस होने लगती है जहाँ काटता है, या तो दर्द उठने लगता है। ये किसके कारण होता है, मेथनोइक अम्ल के कारण ये होता है। अगर इसको दूर करना है तो किस प्रकार दूर करेंगे, तो इसको हम जो प्रबल क्षारकों द्वारा इसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे इसको दूर करने के लिए बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो घर में होता है खाने वाला सोडा, उसको अगर हम उस स्थान पर लगा दें तो वह जो जलन होगा या जो दर्द होगा वह कम हो जाएगा। ठीक है, जब क्षारक उसमें अम्ल के साथ क्रिया करके उसको उदासीन कर देगा, जिसके कारण वह जो दर्द या जलन रहेगा वह कम हो जाएगा। या तो आप साबुन लगा लीजिए, साबुन में भी क्या होते हैं, क्षारीय गुण होते हैं, जिसके कारण अम्ल के साथ अब क्रिया करके उदासीन करके और उसका जो जलन रहेगा उसको बंद कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले भाग में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों और सहपाठियों को साथ ये क्लास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें।